बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर खैरियत होंगे। सही है जी। ऑडिट की समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? पक्की बात है? हाँ जी, पहली क्लास आपकी आज। ले जी, अभी जो हमारे कल की डिस्कशन कंप्लीट हुई है वो हुई है ऑडिट स्टेप्स के ऊपर। जो ऑडिट स्टेप्स होते हैं ये बेसिकली जो हमारा ओवरऑल सिलेबस है वो उस ऑडिट स्टेप्स के अंदर हमने कवर किया है। समझने के लिए, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, और ये तकरीबन हमने 5 लेक्चर्स में यहां तक पहुंचे हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है। तो जो 5 लेक्चर्स में हमने ओवरऑल चीजें देखी, दैट वाज ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। दैट वाज ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि जब तक आपको अपनी डायरेक्शन और लाइन क्लियर नहीं होगी, आप उस वक्त तक उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। और इसीलिए आपको ऑडिट का सब्जेक्ट मुश्किल लगता है बकदरे अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज हैं वो लिंक्ड हैं हर एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के साथ। हर टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेटेड है। तो इसमें आप इसको सोल सेपरेट टॉपिक के तौर पर किसी टॉपिक को पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको प्लानिंग नहीं पता तो आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं पता तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे आज अपनी ग्रिड को डिस्कस करते हैं, कैफ 8 की ग्रिड को, आपको विजिबल है जी स्क्रीन के ऊपर? सबको नजर आ रहा है? या थोड़ा जूम कर दें? आप ठीक है, आई थिंक सो। नहीं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यहां पे ए, बी, सी और डी, ये 4 ग्रेड्स नजर आ रही हैं। पहली ग्रेड है ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये हमारे ऑडिट स्टेप में कौन सा पार्ट है जी? प्लानिंग वाला जी। स्टेप 1, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मुझे बताएं ऑडिट फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेशंस किस तरह से अप्लाई होती हैं, एथिक्स किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये हमने शुरू में देखा था ना भाई, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के रूल्स क्या हैं, ऑडिटर को किस तरह से लेके आना है, उसको किस तरह से कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो आपकी वेटेज है ये 15 से 20 मार्क्स की है। तो इसमें जो चैप्टर आपके इंक्लूडेड है वह चैप्टर नंबर 1 एंड 13 तकरीबन। बाकी जब नीचे जाके पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी फर्दर। देन देयर इज अ प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ये कौन सा पार्ट है जी? ये स्टेप 2 है हमारा। ये क्या है जी? हमारा स्टेप 2 है प्लानिंग का। यहां से कितने मार्क्स आते हैं? 15 से 20 मार्क्स। फिर है ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। ये कहां पे फॉल करता है जी? स्टेप 3, एग्जीक्यूशन के ऊपर। और आखिर पे कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है। ये कौन सा आपका? फाइनलाइजेशन। आप देखें जरा, प्लानिंग और फाइनलाइजेशन, ये 20, 45, 60, मैक्सिमम 60 मार्क्स हैं और मिनिमम 15, 30 और 40 से 60 मार्क्स आपके 2 एक्टिविटीज में आते हैं, आपके स्टेप 1, 2, 4 एंड 5। और जो स्टेप 3 है इसके ऊपर कितने मार्क्स हैं आपके? 45 से 55। ये किसके हैं जी? स्टेप 3 के मार्क्स। अब देखें, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। हमने जो प्रीवियसली अपना नॉलेज पढ़ा हुआ है उसकी बेस के ऊपर ग्रेड को हमने डिवाइड कर लिया। तो एग्जीक्यूशन में 45 से 55 मार्क्स के दरमियान का पेपर आना है। और आपकी जो प्लानिंग है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है और फाइनलाइजेशन है, उसमें से 40 से 60 मार्क्स का पेपर आना है। यानी कि हमारी स्टेप 3 की ग्रेड एक साइड पे और बाकी जो 4 स्टेप्स हैं उसकी ग्रेड एक साइड पे, दोनों इक्वल वेटेजेस की बेस पे आती हैं। यानी 50-50 हमारा पार्ट बनता है। तो जनाब, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, यहां तक किसी का कोई सवाल है जी तो बताए, क्योंकि ये इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम टॉपिक देख लेते हैं ब्रीफली। अच्छा जी, अब देखें ग्रेड 1 है हमारी,
ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। यहां से कितने मार्क्स का पेपर है? 15 से 25 मार्क्स का। यहां पे देखिए उसको कहते हैं, अब देखिए ये ग्रिड के साथ इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो XYZ बुक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे अदर देन ICAP। तो अब आपने अगर कोई बुक, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कोई बुक भी, रिकमेंडेड ICAP की बुक है। अगर बच्चे कुछ बात नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते, वो इधर तो ICAP बुक लेके आते हैं, जब याद कर रहे होते हैं वो किसी और टीचर की बुक में से याद कर रहे होते हैं। अगर आप किसी टीचर की बुक पढ़ भी रहे हैं तो आपने जब चैप्टर को क्लोज करना है तो आपने एटलीस्ट इनको जरूर फॉलो करना है कि ये चीजें पूरी हो गई हैं हमारी उसमें, या हमारी ग्रेड पूरी नहीं हुई अभी। अब एग्जांपल के तौर पर देखें, अब अगर हम ऑडिट फ्रेमवर्क बात करें तो कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, इसका फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए सवाल ही बना हुआ है, अब इसकी डिस्कशन कहां पे हुई ICAP के चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं डिस्कस द टाइप, स्कोप एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। टाइप ऑफ कितनी होती हैं, स्कोप क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सारी आप डिस्कस करें। ये अगर आपको याद होगा तो जिसमें हमने ये कहा था कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ठीक है जी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप। ये आप जो कॉन्सेप्ट है ये बताएं। स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। शेयर होल्डर्स किसको पॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर किसको लेके आते हैं? मैनेजमेंट को। अब देखें अल्टीमेटली जो स्टीवर्डशिप क्या होता है? एजेंट, ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल कौन हुआ? शेयर होल्डर। एजेंट कौन हुआ? डायरेक्टर्स। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म अभी हमने पढ़ना है। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में हमने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, लेकिन अभी हम पढ़ना सारा कुछ है, सिर्फ अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल ऑडिटर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है। अश्योरेंस कौन सी एंगेजमेंट होती है, नॉन अश्योरेंस कौन सी होती है। नॉन अश्योरेंस की कोई एक एग्जांपल दे दें। नॉन अश्योरेंस की कंपाइलेशन एंगेजमेंट, दूसरा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और अगर देखें कौन सा अश्योरेंस में फिर कितनी टाइप्स होती हैं? लिमिटेड और रीजनेबल। ठीक है जी। डिस्कस द टाइप एंड लेवल ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? डिस्कस ब्रीफली द नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। किसकी बात हो रही है? कंपाइलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैल्यूएशन सर्विसेज एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। ये फर्दर मतलब हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, ये वैसे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज नहीं है। एनीवे जी, आपकी ये कॉन्सेप्ट यहां पे मौजूद है। अगर ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये याद रखनी है हमने बात। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट नहीं हो सकता। पेपर में 5 नंबर का सवाल आ जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, गिव ड्यू टू एग्जांपल्स। अब आपने अगर क्लास की एग्जांपल सुनी हुई है, बुक में कहीं नहीं भी लिखा हुआ, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है जी एग्रीइंग टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। वो जो मैंने कहा था, एक आप लेटर बनाते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एंगेजमेंट लेटर कहा जाता है। अब एंगेजमेंट लेटर के डिस्कशन है इसमें। एंगेजमेंट लेटर के बाद क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है। मैंने से आपको कहा था कि फर्म के अंदर क्वालिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। रिव्यू का मैकेनिज्म होता है, उनको सुपरविजन का मैकेनिज्म होता है, वो किस तरीके से काम करता है, क्वालिटी कंट्रोल के उसमें आते हैं। फिर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, वो सारी बातें हमारी आती हैं। देन देयर इज अ कोड ऑफ एथिक्स। वो जो हमने बातें की थी कि CFO को अगर आपको टर्की का विजिट ऑफर कर देता है, कोई कंपनी का जो गार्ड है वो आपके लिए सरसों का साग लेके आ जाता है, या आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है, या आपको कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको किस तरीके से डील करना है। फिर हमने जब प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में देखा था, तो जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो उस नए क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना, उसके एथिकल वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो भी कहाँ पे कवर होती हैं? कोड ऑफ एथिक्स में कवर होती हैं। अब देखें, एटलीस्ट आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी है, ऐसी कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही जिससे आप ये कह सकें कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है।
ये आपकी ग्रेड 1 कंप्लीट होगी जी। ग्रेड 1 के बाद दूसरे नंबर पे क्या है जी, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ये ग्रेड 2 है आपकी। और ये आपका स्टेप कौन सा है जी, स्टेप 2 ही है हमारा ऑडिट के अंदर भी। फिर डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट एंड द कंटेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान डिस्कस करेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये इन एडिशन टू दोज एक्टिविटीज हैं जो हमने स्टेप 1 के अंदर डिस्कस की थी। कोई नया क्लाइंट आता है, नया साल है, पहली दफा हम ऑडिट कर रहे हैं, तो कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो ये उसके बारे में है। डिस्कस एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, अगर आपको नया कोई ऑडिट आता है उसके ऊपर आपने एडिशनल फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं। अब जरा सोचें, एक कंपनी जिसका आप ऑडिट नहीं करे, नई कंपनी आपके पास आई, तो आपके जहन में क्या एडिशनल फैक्टर्स आएंगे। एक तो वो कंपनी जिसका आप ऑडिट ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तो रिकरिंग ऑडिट है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक नया क्लाइंट आता है तो उसमें हमें क्या एडिशनल फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ती है, पॉलिसीज को भी रिव्यू करना पड़ता है, एंगेजमेंट लेटर भी साइन करना पड़ता है। तो ये सारे क्या हैं, एडिशनल फैक्टर्स हैं जो आपको इस केसेस के अंदर लेने पड़ते हैं। ब्रीफली डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरम ऑडिट कौन सा होता है, रिव्यू एंगेजमेंट। इंटरम क्या होता है, रिव्यू एंगेजमेंट। और फाइनल ऑडिट क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस। यानी लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस के फर्क बताएं। आगे जी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने जो आपसे बात की थी ये हमारे स्टेप 5 में इंक्लूडेड है। जब हम बेसिकली अपनी ऑडिट फाइल को कंप्लीट करते हैं तो उस कंप्लीशन को किस तरीके से लेके चलना होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो सारी बातें आती हैं। या इवन अगर आप कोई बार पेपर बनाते हैं तो उसको किस तरीके से आपने बनाना है, यानी जो आपने प्रोसीजर लगाए हैं उसको डॉक्यूमेंट किस तरह से आपने करना है। फिर रिस्क असेसमेंट है, फिर ऑडिट रिस्क क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फिर एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द गिवन सिनेरियो एंड द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड रिस्क। कल से हमने बात की कि कंपनी के प्रीमिसेस में स्लैब आया, उससे कंपनी की बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है, इन्वेंट्री खराब हो गई है, दिस इज द आइडेंटिफाइड रिस्क। और उसको किस तरह से रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स उस पर क्या होंगे। एक्सप्लेन व्हाई ऑडिटर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बहुत डिटेल डिस्कशन की थी हमने इसके ऊपर, एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है। मैंने जब आपको शुगर केन की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको सीमेंट सेक्टर की एग्जांपल दी थी, मैंने पेस्ट एनालिसिस की बात की थी, मैंने स्वॉट एनालिसिस की बात की थी, तो अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में हम बातें कर रहे थे। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप अपनी ऑडिट को प्लान और परफॉर्म ही नहीं कर सकते। यू डोंट नो द एडिशनल कंसिडरेशन ऑफ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड द पॉलिटिकल और अदर जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको ऑडिट के ऊपर ठीक तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। Explain the matter which the auditor will obtain an understanding of the entity and environment। कंपनी के CFO की मीटिंग कर लेगा, कंपनी के जो है वो लीगल हेड की मीटिंग कर लेगा जिसमें इंक्वायरीज आती हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि हम कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, वेरिएंस एनालिसिस कर लेंगे, ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे, तो ये सारे वो प्रोसीजर हैं। एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हो गया जी। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एट प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। तो पर्पस क्या होता है, जाहिर बात है जब आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है तो उससे पहले आपने अपने प्रोसीजर्स को प्लान करना होता है। डिस्कस द डॉक्यूमेंटेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये ऊपर वाली वैसे पॉइंट है, कोई एडिशनल नहीं है इसमें। फिर मटेरियलिटी की सेटिंग है, ये हमने स्टेप 2 में डिस्कस की थी, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉड एंड एरर है, इसके बारे में हमने ब्रीफ देखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के ऊपर। फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन आ जाता है। एग्जीक्यूशन में ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, जारी बात है जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किए, जो आपने प्रोसीजर डिज़ाइन किए, डिज़ाइन करने के बाद जब आप एग्जीक्यूशन में उसको अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एविडेंस ऑब्टेन करना। फॉर एग्जांपल प्लानिंग पे आपने कहा कि वी विल चेक द वर्किंग ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, और उस वर्किंग को चेक करने के लिए हमने इसमें लिखा कि वी विल ऑब्टेन द वर्किंग ऑफ कैरिंग वैल्यू, वी विल ऑब्टेन द वर्किंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, वी विल चेक the reasonableness of the method used by the management in selecting the recoverable amount which is higher of fair value less cost of sale or value in use। अगर fair value less cost of sale है तो इसके रिगार्डिंग हम मैनेजमेंट से क्या लेंगे, फेयर वैल्यूएशन की रिपोर्ट लेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड क्या लेंगे, एक्सपेंसेस की एक्सपेक्टेशन लेंगे, और अगर वैल्यू इन यूज है तो इसके बारे में हम क्या लेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो की डिटेल लेंगे, डिस्काउंट रेट की इंफॉर्मेशन लेंगे। वो अजम्पशंस जिनकी बेसिस के ऊपर हमने अपने फ्यूचर कैश फ्लोस को फोरकास्ट किया है, वो अजम्पशन की डिटेल लेंगे। वो डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो की अजम्पशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, उस डाटा की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी को चेक करेंगे। अब ये क्या है, जब प्लानिंग पे कर रहे थे तो आप इन प्रोसीजर्स को डिजाइन कर रहे थे,
जब आप एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो आप इन चीजों के बारे में क्या लेंगे? एविडेंस। अब आप कहेंगे कि हमने प्रोसीजर बनाया था, इसके बारे में हमें एविडेंस दे दें। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट कहती है कि मेरा रेवेन्यू 10% या 20% के हिसाब से ग्रो करेगा, तो मैं मैनेजमेंट से क्या कहूंगा कि आपके पास ऑन हैंड कोई नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं जो अपने अगले 2 सालों में डिलीवर करने हैं, उसकी कॉपीज दे दें। मैनेजमेंट कहती है कि हमने जो डिस्काउंट रेट यूज किया वो इस बेसिस पे किया, तो आप उस डिस्काउंट रेट की वर्किंग ले लेंगे। आप कहेंगे मुझे उसके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, कैपा मॉडल लगता है जिसमें रिस्क फ्री रेट होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है, फिर उसमें काफी और बीटा इक्विटी होती है, उसको कन्वर्ट करना होता है, अनगेट करना होता है, तो वो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। हम हर एक की वर्किंग ले लेंगे और वर्किंग को चेक कर लेंगे। कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम रिकैलकुलेशन कर लेंगे और देख लेंगे कैरिंग वैल्यू ठीक तरीके से कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई। फेयर वैल्यूएशन के ऊपर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ऊपर भी प्रोसीजर लगा लेंगे और जो ऑडिटर एक्सपर्ट उसको भी इंगेज कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस, जिसकी बेस के ऊपर हमारा जो सोल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा कंक्लूजन डिपेंडेंट होगा, वो सारे फैक्टर्स के ऊपर आपके आएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। सफिशिएंसी से मुराद होता है क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस से मुराद होता है रिलायबल और रेलिवेंट। ठीक है, तो ये अगर कोई एविडेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम आपने सिलेक्ट करने हैं, ये सफिशिएंसी में कंसीडर होता है। फिर आपकी एप्रोप्रिएटनेस होती है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट की वर्किंग को टेस्ट करना है, तो मुझे कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। अगर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट ही नहीं है तो फिर मैं कैरिंग वैल्यू को उसको साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता, तो मेरे पास एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन्वेंट्री को चेक करना है कि इन्वेंट्री फिजिकली पड़ी है या नहीं, तो उसके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है कि मैं जाऊं और फिजिकली विजिट करके देख लूं कि वहां पे इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर मैनेजमेंट मुझे कहे कि आप वहां पे विजिट ना करें बल्कि आप मेरे से लिस्ट ले लें और उसकी बेस पे कंक्लूड कर लें, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर नहीं होगा। ये बात समझ आई है? रेलिवेंट एंड रिलायबल, ये आपके लिए एप्रोप्रिएटनेस की बात हो रही है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद आपका जो कंफर्मेशन भेजना है, इस तरह काफी सारे आपके प्रोसीजर होते हैं जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में कवर होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस हैं, यानी कि मैनेजमेंट के क्लेम्स। मैनेजमेंट क्या, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए, तो मैनेजमेंट क्या कहती है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे ही एसेट्स और लायबिलिटी हैं, ये सारे क्या हैं? मैनेजमेंट के क्लेम्स हैं। देखें ना, जब आपको मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी हैं तो मैनेजमेंट क्या कहती है? उसको सपोर्ट करती है कि भाई ये मेरे लिहाज से, हर लिहाज से क्या है? कंप्लीट हैं, ठीक है। अब आपने मैनेजमेंट की असर्शन को क्या करना है? चेक कि क्या वाकई ये ठीक है, क्या वाकई कंपनी का जो राइट है वो इन एसेट्स के ऊपर है। ये तो नहीं है कि गाड़ी अब्दुल्ला की है, क्या नाम है आपका? हमजा, गाड़ी हमजा की है और रिकॉर्डेड कंपनी के बुक्स में है, या कंपनी की गाड़ी और यूज कौन कर रहे हैं? हमजा साहब कर रहे हैं और बुक्स में शो भी नहीं की हुई, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंपनी की बुक्स में ही होने चाहिए। क्यों? कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है, एंटिटी जो होती है, कंपनी होती है, वो सेपरेट लीगल पर्सन होती है, तो उसके अपने राइट्स होते हैं, उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो इसलिए जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, वो कंपनी की बुक्स में ही आनी चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मैनेजमेंट की असर्शंस होती हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे होते हैं इफेक्टिवली। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। जाहिर बात है कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आप कंफर्मेशन भेज के ही एविडेंस ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स कहते हैं और बल्कि नॉर्मल रूटीन में बात की जाती है कि जो कोई और बंदा किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन देता है वो ज्यादा रिलायबल होती है। फॉर एग्जांपल, आप सारे मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हैं, आपसे कोई मेरे बारे में फीडबैक ले, भाई सर कैसे पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ठीक पढ़ाते हैं, एक ये बात है, या आप कहेंगे सर गलत पढ़ाते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि कोई बच्चा मैनेजमेंट के पास आए और मैनेजमेंट से आके नीचे वो बैठे होते हैं, रिसेप्शन उनका नाम क्या है, क्या नाम? सर जमील साहब के पास कोई बच्चा आता है और जमील साहब से पूछता है सर अनुष्मान कैसे ऑडिट पढ़ाते हैं, तो वो कहेंगे सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, कोई मसला ही नहीं है जनाब, सब चीजें बेहतरीन एक्सप्लेन करते हैं। एक ऑप्शन वो है। देखें, स्टूडेंट के लिए ज्यादा रिलायबल क्या बात होगी? जो आप लोग बात करेंगे वो ज्यादा रिलायबल होगी। तो आप लोग कौन है? थर्ड पार्टी। मैं इस अदारे से मुंसलिक हूं, तो अदारा मेरे लिए क्या है? रिलेटेड। अब मुझे एक चीज बताएं, मेरी इंफॉर्मेशन ज्यादा, मेरे कॉलेज के जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है या आप लोगों की इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है?
आप लोगों की इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है। तो जो बच्चा होगा उसके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, जो आप उसको बताएंगे। अब देखें अगेन, जब कंफर्मेशन है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है एंटिटी के बारे में, वो ज्यादा रिलायबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से उधार पे चीजें परचेज की हैं, मेरी बुक्स में आपका क्या आ रहा होगा, रिसीवेबल, मैंने आपसे पैसे लेने हैं ना। तो अगर आप कंफर्म कर देंगे कि वाकई आपने इतने पैसे देने हैं तो बेहतर है। अगर मैं कहूं कि मैंने, क्या नाम आपका, मेहरान, मैंने मेहरान से जो है वो लाख रुपए लेना है, और दूसरी ऑप्शन क्या है, मेहरान खुद कहे कि मैंने लाख रुपए देना है, रिलायबल कौन सी बात है? मेहरान जब खुद कहकर लाख रुपए देना है। तो ये है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर कहां पे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी जब हम अपनी ऑडिट एविडेंस की बात कर रहे होंगे, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे होंगे। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस पे होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर आपके प्लानिंग पे भी होते हैं, एग्जीक्यूशन पे भी होते हैं, और फाइनलाइजेशन पे भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि है एनालिटिकल प्रोसीजर लेकिन 3 स्टेजेस पे परफॉर्म हो रहे हैं, हर स्टेज पे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। प्लानिंग पे क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? आपने का रेशियो एनालिसिस किया था, वेरिएंस एनालिसिस किया था, वो क्यों किया था? किस चीज का आइडिया हो जाए? हाँ जी, आप बताओ मुलान साहब। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो वो तो आप प्रोसीजर में चलेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं, आप बताओ भाई, आप बताओ। रिस्क असेसमेंट, यानी कि हम प्लानिंग पे क्यों करते हैं? रिस्क असेसमेंट के लिए। अगर डेटर डेज में इंक्रीज आ जाए तो क्या रिस्क है? अगर इन्वेंट्री डेज में इंक्रीज आ जाए तो क्या रिस्क है? अगर करंट रेशियो डिस्टर्ब होती है तो उसके वजह से क्या इशू आता है? दीज ऑल आर द रिस्क जिसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वी प्लान एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट द प्लानिंग लेवल। अब एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या हो जाएगा? एविडेंस। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग में 100 कमरे हैं, एक बिल्डिंग में 100 कमरे हैं, हर कमरे का जो रेंट है वो 10,000 रुपये है पर मंथ, और एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मेरा कितना रेवेन्यू आया वहां से? 12 मिलियन। 1.2 मिलियन नहीं होगा, चलो 12 मिलियन, चलो मान ली 12 मिलियन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रेंटल इनकम आ रही थी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसको मैंने एनालिटिकली क्या कर लिया, चेक कर लिया। 100 कमरे हैं, एक कमरे का एक महीने का किराया 10,000 है, और मेरे पास 12 महीने होते हैं, तो मेरे पास कितना बना है रेवेन्यू? 12 मिलियन। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था एग्जीक्यूशन पे? एविडेंस। किस चीज के बारे में? एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू एविडेंस रिगार्डिंग रेंटल इनकम। यहां पे देखें मेरा प्रोसीजर ही चेंज हो गया। यहां पे क्या थे? रेशियो एनालिसिस थी, वेरिएंस एनालिसिस था, ट्रेंड एनालिसिस था। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिस्क असेसमेंट करना। फाइनलाइजेशन, एग्जीक्यूशन पे क्या है? एविडेंस ऑब्टेन करना। और फाइनलाइजेशन पे क्या होगा? ओपिनियन फॉर्म करना। अब फॉर एग्जांपल, जब आप प्लानिंग कर रहे थे, उसको सेल की फिगर आ रही थी, प्लानिंग और फाइनलाइजेशन, सेल की फिगर आ रही थी 100 मिलियन की, अब फाइनलाइजेशन पे होगी 150 मिलियन की। आपने प्रोसीजर लगाए हैं लेकिन आपने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि सेल में इतना इंक्रीज आ गया है, तो कहते हैं वो जो आपके प्लानिंग के नंबर्स हैं, उसको जाके फाइनलाइजेशन के नंबर के साथ क्या करें, जाके कंपेयर करें, और फिर देखिए कितना का वेरिएंस आया है। अब 50 का वेरिएंस यहां पे आ गया, इट्स अ मटेरियल वेरिएंस। अब आपके जिन में सवालात क्या आएंगे कि भाई कोई फेक सेल तो नहीं बुक हुई, कि टारगेट अचीव करने के लिए काम तो नहीं हुआ, ऐसी क्या एक्टिविटी होगी है कि 100 से 150 पे पहुंच गए। अब यहां पे कंक्लूजन रीच करने से पहले आपने एक दफा वेरिएंस एनालिसिस किया, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए हैं। क्या? फाइनलाइजेशन स्टेज पे ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपिनियन फॉर्म करना। तो जनाब एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके फिर 3 लेवल्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, और तीनों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे भी। फिर ऑडिट सैंपलिंग है, जारी बात है आप 100% को सिलेक्ट नहीं करते, दैट इज द रीजन वी डोंट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वी ऑलवेज select less than 100% item. When we select less than 100% item means that we are planning reasonable assurance. तो उसको आम को करने के लिए हमें सैंपलिंग करनी पड़ती है। एक पॉपुलेशन होती है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ पॉपुलेशन, उसमें से जो सिलेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द सैंपल।
सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, ये आपका स्टैटिस्टिक्स जो आपने QM में पढ़ा था वही उसके बारे में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं जी, अगेन वही जो एडजस्टिंग होते हैं, नॉन एडजस्टिंग होते हैं, ये हमने अपने पोस्ट ऑडिट के अंदर जो इश्यूज को कंसर्न किया था वो सारे यहाँ पे आपके कवर होते हैं जी। ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं, जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद होते हैं, एट टिल डेट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। फिर गोइंग कंसर्न का इशू है जी, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, कंपनी की गोइंग कंसर्न असेसमेंट को एवेलुएट करना, उसके बारे में रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस को देखना, वो जितनी हमने बातें की थी वो यहाँ पे सारी कवर होती हैं। देन देयर इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपने क्या साइन किया था, एंगेजमेंट लेटर, अब आप क्या ले रहे हैं उनसे, रिटन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कंप्लायंस ऑफ दोज एग्रीमेंट्स। जब एग्रीमेंट किया था तो किसने भेजा था, ऑडिटर ने, अब ये रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन देगा, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, तो मैनेजमेंट ही कंफर्म करेगी ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गए हैं, फ्रॉड डिटेक्ट हो गया है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, उस एंगेजमेंट लेटर के रिस्पांस में कंफर्मेशन, ये एंड ऑफ द ऑडिट के ऊपर दी जाती है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको मजे की बात हूं, ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये गोइंग कंसर्न है या सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये स्टेप नंबर कौन से पार्ट के बनते हैं, स्टेप 4 और 5 के पार्ट बनते हैं। लेकिन यहां पे हमारे सिलेबस की जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत है, ये एग्जीक्यूशन में नहीं आता, ये फाइनलाइजेशन में टॉपिक है, लेकिन उसने कवर कहां पे किया हुआ है, एग्जीक्यूशन में कवर किया हुआ है। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई, ये बड़ी जरूरी बात समझने की। एग्जीक्यूशन में ये टॉपिक्स कवर नहीं होते। रिटन रिप्रेजेंटेशन कब होती है, जब ऑडिट कंक्लूड हो जाता है। गोइंग कंसर्न कब होती है, जब आपका ऑडिट फाइनलाइजेशन पे होता है। वैसे शुरू में भी हम रिस्क असेसमेंट पे भी देख रहे होते हैं, लेकिन मेजर पार्ट कहां पे आता है, फाइनलाइजेशन पे। फिर इसी तरह से आपको सब्सिक्वेंट इवेंट है वो कब होते हैं, ईयर एंड के बाद। तो ये टॉपिक कौन से हैं, फाइनलाइजेशन के हैं, लेकिन कवर हमारे ग्रेड में कहां पे हैं, एग्जीक्यूशन में। ये बात समझनी है आपने। ये ना आप, कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं चैप्टर 14, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब मैं मार्केट से मुझे इंफॉर्मेशन बच्चे आ कहते हैं कि सर चैप्टर 14 में से 10 नंबर का पेपर आता है, तो मैं कहता हूं चैप्टर 14 से 50 नंबर का पेपर आता है। अब मेरी बात कोई, मतलब जाहिर बात है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन चैप्टर 14 फाइनलाइजेशन का आपका चैप्टर है, उसके तो 10 से 15 नंबर है इसमें, लेकिन उसने उस चैप्टर 14 के टॉपिक्स को निकाल के ग्रेड में चेंज कर दिया। यानी कि चैप्टर नंबर 14 आप सिर्फ फाइनलाइजेशन का नहीं है, चैप्टर नंबर 14 अब एग्जीक्यूशन का भी है और फाइनलाइजेशन का भी है। देखें ना, अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊं, उसके साथ बुक अगर मेरे पास पड़ी है इसमें, तो क्योंकि इसके बाद हमने बुक भी खोलनी है। देखिए चैप्टर 14 के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑडिट, फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। आप जरा एक चीज देखिएगा, ये देखें। अब इसमें टॉपिक देखें क्या क्या कवर हो रहे हैं। पहला कौन सा है, ग्रेड में कहां पे कवर्ड है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ग्रेड में कहां कवर्ड है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट ग्रेड में कहां कवर्ड है। अब देखें 1, 2 और 3, चैप्टर 14 के 3 टॉपिक्स कहां पे कवर्ड हैं। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं से रिलेटेड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन कहां पे कवर होंगी। यानी कि जो चैप्टर 14 है इसके अंदर गोइंग कंसर्न के बारे में अगर बात की तो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी वही बात हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन ए ग्रेड है, एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन ए ग्रेड है, क्योंकि चैप्टर 14 इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। चैप्टर 14 आपका प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकता, चैप्टर 14 आपका एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकता। लेकिन आप सिलेबस की कंस्ट्रक्शंस करते वक्त उन्होंने, मेरे मुताबिक ये गलती है, इसको उठा के ऊपर ले गए एग्जीक्यूशन के अंदर, तो ये गलत है काम। इसको फाइनलाइजेशन में ही रहना चाहिए, फाइनलाइजेशन की ही एक्टिविटी है, प्रैक्टिकली भी ये फाइनलाइजेशन है। तो चैप्टर 14 में से मेरा मानना है 50 मार्क्स का पेपर आता है और आता है।
चलो 50 नहीं 40 तो मिनिमम है। अब चैप्टर 14 के ऊपर हमारा कम से कम 20 से 25 लेक्चर्स होते हैं सिर्फ, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें। एनीवे ये बात समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। वो किधर चला गया है? बंद हो गई है वो हमारी ग्रेड। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये प्योरली हमारे क्या है? प्योरली हमारे एग्जीक्यूशन की एक्टिविटी है। इसमें सारे P&L के ऊपर सेल पे क्या काम करना है, परचेज पे क्या काम करना है, पे रोल पे, बैड डेट एक्सपेंस पे, फिर बैलेंस शीट के आइटम पे क्या काम करना है, इसमें कैश इन हैंड पे क्या काम करना है, बैंक पे क्या काम करना है, आपके फिक्स एसेट्स पे क्या काम करना है, ट्रेड पेबल पे क्या काम करना है, इन्वेंट्री पे क्या काम करना है, लॉन्ग टर्म लोन पे क्या काम करना है, वेरियस टाइप ऑफ प्रीवियंस पे क्या काम करना है, लिटिगेशन है, सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है, इन पे हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो एक्सप्लेन द ऑर्डर प्रोसीजर फॉर रेलिवेंट एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल के ऊपर जाके हमारे जो प्रोसीजर होते हैं वो किस तरह से कवर अप हो रहे होते हैं। फिर इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको परफॉर्म करना होता है। इसके बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने ली हुई है, ये भी हमारा एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है। यहाँ से 10 से 12 नंबर का पेपर आता है आपका। यूजिंग वर्क ऑफ द अदर्स, जिसमें मैनेजमेंट का एक्सपर्ट आता है, ऑडिटर एक्सपर्ट आता है और तीसरा इंटरनल ऑडिटर आता है। तो ये तीनों के काम को किस तरह से यूज करना है उसके भी हमारे एग्जीक्यूशन में ही कवरिंग होती है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर के काम किस तरह यूज करना है, यूजिंग द वर्क ऑफ द अदर्स आता है। ये भी आपका कहाँ पे कवर होता है? आपका एग्जीक्यूशन में कवर होता है। रिलेटेड पार्टी कहाँ पे कवर होती है? एग्जीक्यूशन में कवर होती है। फिर आपके जो आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं ये कहाँ पे कवर होते हैं? एग्जीक्यूशन में कवर होते हैं। फिर आगे कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं चैप्टर 14 के वो आपके कंक्लूजन में आते हैं। तो चैप्टर जो ग्रेड आपकी कंक्लूजन की है और जो एग्जीक्यूशन की है, दोनों क्या हैं? एक ही ग्रेड है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? यहां तक कोई इशू? अभी आप मुझे एक चीज बताएं, ग्रेड के अंदर सिलेबस, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है? ऐसा तो नहीं फिलर आ रहा कि भाई हम कोई ग्रेड पढ़े, हमने कोई चीज़ों को डिस्कस नहीं किया हुआ, मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब पहले 5 से 6 लेक्चर्स, आज के दिन तक के लेक्चर आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा सुनने हैं। आपने पहले 6 लेक्चर कितनी दफ़ा सुनने हैं? 2 से 3 दफ़ा। और उस कोशिश करें उनमें जितनी भी बातें हुई हैं उनके कहीं ना कहीं नोट्स बना लें। गारंटेड है कि पूरा सिलेबस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिसने ये पहले 6 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया उसका ऑडिट इंशाल्लाह पास हो जाएगा। आपको टेक्निक समझ आ जाएगी, आपको तरीका समझ आ जाएगा। अब मैं कोई चैप्टर खोल लूं, कोई बुक खोल लूं, आपको क्या चीजें समझ नहीं आ रही होंगी? आ रही होंगी। सैंपल के तौर पे अभी हम चैप्टर 1 खोल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो देखें चैप्टर 1 में हमारी चीजें कवर क्या क्या होंगी। मीनिंग ऑफ ऑडिट क्या है, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग क्या होते हैं, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होते हैं, और चैप्टर का रिव्यू क्या है। ये 5 टॉपिक हमने पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। आ जाए जी। एग्जाम्पल के तौर पर पहले जी, ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स accounting system of an entity by auditor. Audit is examination of the accounts system of an entity by an auditor. वेल डेफिनेशन है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है नहीं होता, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग, आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द ऑडिट। एनी, आप सिर्फ इस डेफिनेशन को याद कर लें बस। ये नीचे बातें लिखी हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, ऑडिट की बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप्स हो रही है, इनको याद करने की जरूरत है? फ्रेमवर्क की बात हो रही है, याद करने की जरूरत है? अकाउंटिंग में आप क्या कर चुके हैं? आरआरडी, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं।
ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेड अगर 1.1 देखी जाए तो 1.1 में से पहली लाइन को याद करना है। अगर याद करना चाहते हैं तो याद बस ये करने की जरूरत है नहीं है, नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्लास में डिस्कस हुआ FAR1 पढ़ा, FAR2 पढ़ा, हर चीज वही आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने कोई एडिशनल चीज तो यहाँ बताई नहीं है आपको। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। अब ये जरा इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है जी? कहता है जी एन ऑडिट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स इज नीडेड बिकॉज इन कंपनीज the owner of the business or often not the same person as the individual who manage and control that business। अब यहाँ पे एग्जांपल कौन सी आपको याद होगी कि मैं हूं, मेरी एक कंपनी पाकिस्तान में, एक दुबई में, एक कनाडा में है, तो मैं कभी इधर होता हूँ, कभी इधर होता हूँ, कभी इधर होता हूँ, तो मैं कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ता है? नीचे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं? द शेयर होल्डर ऑन द कंपनी इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द डायरेक्टर्स। आप देखें यहाँ पे याद करने की जरूरत है, द डायरेक्टर हैव स्टीवर्डशिप रोल, क्योंकि दे आर द एजेंट, they look after the assets of the company and manage them on behalf of the shareholder। in small company the shareholder may be the same people as the director। ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है। however in most large companies the two group are different। ये दोनों लोग क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। the relationship between the shareholder of the company and the board of director is also application of general legal principle of agency। अब ये इसमें जितना मर्जी डिटेल में लिखते रहे, आप सिंपल लिखेंगे शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग द एजेंसी रिलेशनशिप बिकॉज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैनेज द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है ना, कोई मुश्किल बात है इसमें? आप बताएं ये क्या इसमें याद करने की जरूरत है कुछ? अब ये इसमें प्रिंसिपल क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी अप्लाइज व्हेनेवर पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्ट एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। द प्रिंसिपल agent has also legal duty to act in best interest of the principal and should be accountable to the principal for everything that he does as agent। तो ये आपने एजेंसी और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बी लॉ में क्या 4 में पढ़ा हुआ है। फिर क्या कहते हैं? एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर इन ऑर्डर द डायरेक्टर टू शो देयर अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स। It is a general principle of company law that the directors are required to prepare audited financial statement which presented to shareholder for their approval। तो ये हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नीचे से लेकर ऊपर तक आए, डायरेक्टर ने किसको प्रेजेंट करना, मीटिंग हुई, ऑडिट रिपोर्ट आई, इसके ऊपर मैंने पूरा एक ट्री बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था। ये वहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर आपको स्टीवर्डशिप अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं? सारे लिख सकते हैं। कोई मुश्किल है यहाँ पे? कोई याद करने की जरूरत है? समझ आ जाए, लिखना आसान है। आगे चलते हैं जी। बेटा ऐसे नहीं आएगा सवाल ये शायद 2 नंबर 4 नंबर का इस तरह का सवाल आ जाए। अभी तो हमने कोई सवाल किस तरह से आएंगे? मैंने क्या कहा था, जवाब दिया होगा, उसमें से सवाल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल उसने बताया होगा कंपनी के जो प्लांट है उसके अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, स्लैब आया था, बिल्डिंग गिर गई है, स्लैब आया था, इन्वेंट्री खराब हो गई है। इस तरह से सिनेरियोज बिल्डअप होंगे। आपने उन सिनेरियोज को पढ़ना है और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन ड्राफ्ट करना है कि यहाँ पे इशू क्या है। समझ आ रही है बात की? ठीक है जी। देखें डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, हमने तो डायरेक्टर से पहले भी रोल डिस्कस किया था। डायरेक्टर नीचे सीईओ पॉइंट करता है, सीईओ नीचे सीएफओ पॉइंट करता है, सीएफओ नीचे पूरी टीम होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, डायरेक्टर्स के पास आते हैं, डायरेक्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सीईओ के पास आते हैं, सीईओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको भेजता है? या सीएफओ ऑडिटर को। ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, उसके बाद वो किसके पास जाती है? शेयर होल्डर के पास। तो ये हमने ट्री पूरा डिस्कस किया, ये वही ट्री यहाँ पे आपके सामने दोबारा आ रहा है। ठीक है जी? और भाई समझ आ रही है? ये इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है। यहाँ पे किसी ने मेरे से सवाल किया था तो मैंने उसको भी जवाब दिया था इसके ऊपर। मेरे ख्याल आपने 6 सवाल किया था। देखिए द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, otherwise his report will have no value। if he is not independent his opinion is likely to be influenced by the directors। ये मैंने एग्जांपल दी थी इंटरनल ऑडिट की, उसके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए क्या होता है? जरूरी। फिर मैंने दोनों के ओपिनियन के ऊपर बात की थी कि अगर इंटरनल ऑडिटर कोई इशू निकाल लेके जाएगा तो साथ को क्या थ्रेट आएगा? जॉब सिक्योरिटी का। और अगर वही इंडिपेंडेंट बंदा लेके जाएगा तो उसको जॉब थ्रेट वाला इशू नहीं होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग किसको हो रही है? शेयर होल्डर्स को हो रही है। उसको अपॉइंट किसने किया है? शेयर होल्डर ने। ये बात समझ आई आपको? क्लियर है ना ये बात?
अब इसलिए जब इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट होगी तो उस वक्त तक वैल्यू रिपोर्ट की नहीं आएगी। तो अब आप ज़हन में क्या एग्जांपल रखें, वही जो मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक एम्प्लॉई है वो अगर जाकर रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और एक एक्सपर्ट एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जाकर रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, तो दोनों में से वैल्यू किसकी होगी? वो याद कर लें, दैट इज मोर देन एनफ। समझ आ गई बात की? आगे ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रीड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा जब रिपोर्ट की बात करेंगे उसमें बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो यहां पे इसको याद करने की जरूरत है नहीं है। अभी से बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, दोबारा एक दफा मार्किंग करा दूंगा। सिर्फ बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई 5-6 लेक्चर्स के बाद जब हम बुक खोलेंगे तो आपको लगेगा सारी किताब हमने क्या की हुई है, पढ़ ली है। मुझे अभी तक बताएं कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो ना पढ़ी हो। क्या मैंने बुक खोली थी आज से पहले? अब यहां पे एक एग्जांपल लें, ये पिछले 5-6 लेक्चर्स को भूल जाएं, शुरू से इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, फिर बताएं फिर क्या होगा। अगर मैं समझे डे 1 पे ही आके इस तरह से स्टार्ट करता, मैं सिर्फ बेटा बताने का मकसद क्या है कि भाई इस अप्रोच पे चलना है या बुक टू बुक चलना है। मैंने 2 अप्रोचेस की बात की थी कि आज की क्लास पे हम अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ना किस तरीके से है। देयर आर 2 अप्रोचेस, एक लाइन बाय लाइन रीडिंग और उस रीडिंग के साथ उसकी एग्जांपल जहां पे आ जाए बता दे। दूसरी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके बाद में रीडिंग कर लीजिए। आप दोनों में से किस में ज्यादा आपके लिए फेमिलियरिटी है? हाथ खड़ा करके बताएं। जो बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्चुअली भी चलना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली चल के जैसे अभी हम पढ़ते आए 6 लेक्चर्स में, इस तरीके से हम कंटिन्यू करें। और जो बच्चे, कोई है ही नहीं। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन फिर डिस्कस नहीं करते। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, उस चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं, उस चैप्टर की रीडिंग करूं और रीडिंग में जहां कोई इशू आए उसको आपको क्या कर दूं, हाईलाइट कर दूं। ये इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, इसमें पेपर पास होने के चांसेस रिमोट हो जाते हैं, खासतौर पर जब आप मेरे से पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जब तक बिल्डअप नहीं होता, जब मैं कोई चीज़ आपको बता रहा होता हूं ना तो मेरे जहन में उसकी अपनी एक स्टोरी बन रही होती है। तो जब मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर रहा होता हूं तो वही मैं थॉट प्रोसेस आपको बता रहा होता हूं। मैं जानू बताऊं, आप मेरे जितने लेक्चर उठा के देख लें, हार्डली 1 या 2 एग्जांपल्स हर लेक्चर हर सेशन की कॉमन होती हैं, बाकी कोई एग्जांपल कॉमन नहीं मिलेगी आपको। मैं फिल बदी आता हूं, आके बच्चों की शक्लें देखता हूं, पोजीशन देखता हूं, फिर मुझे जिस तरह का कोई सवाल एक्सपेक्टेड हो, मुझे शक्लों पे लिखा होता है सवाल क्या है, तो मैं जिस तरह का सवाल एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं उस हिसाब से फिर मैं उस तरह के एग्जांपल बना देता हूं। तो ये ही अप्रोच हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अगर फिर भी कोई इतराज हो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ओपन टू चेंज द स्ट्रेटजी, कीपिंग इन व्यू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरीके से भी चीजों को चेंज करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी, आगे चलें। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में डिस्कस होना है। यहां पे याद करने की जरूरत, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज़हन में रखें मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे कुछ नहीं करना। जब चैप्टर 3 में जाके हमने इसके ऊपर डिटेल 2 से 3 लेक्चर्स लगाने हैं, जब पूरा समझना है तो फिर पहले अभी समझने की जरूरत है इसको नहीं, इग्नोर कर दें, पीछे क्रॉस लगा दे इसके ऊपर। स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, सब कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनी लिमिटेड कंपनी है उसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, लिस्टेड है, कोई भी कंपनी है, जो कंपनी है जो SCCP के साथ कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्टर्ड है, वो क्या है, उसके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट जरूरी है, एक्सटर्नल ऑडिट की। ठीक है जी, फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट है, हमने डिस्कस किया था, बनाना किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड कौन डिटेक्ट करता है? ओ भाई, मैंने उस दिन कितनी डिटेल आपको एग्जांपल दी थी। फ्रॉड किसने डिटेक्ट करना होता है? ऑडिटर ने। ऑडिटर किसने फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता है? आप मुझे एक चीज बताओ, आप कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, आपने बड़ी प्लानिंग के साथ एक फ्रॉड कर लिया, तो ऑडिटर को क्या पता चलेगा कि आपने वहां फ्रॉड किया? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है अपने प्रोसीजर को इस तरह से डिजाइन करे कि अगर कोई फ्रॉड है तो क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो उसको ऑडिटर को बुला लिया जाए? ऑडिटर तो भाई कहेगा मैंने ये प्रोसीजर सही तरीके से अप्लाई कर लिए थे, मुझे तो नहीं पता कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है, क्या मैं 100% काम कर रहा हूं, क्या मैं मैनेजमेंट का रोल परफॉर्म कर रहा हूं, क्या मैं वहां पे पूरा साल बैठा रहा हूं? तो फिर आप मुझे किस तरह से कह सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी थी प्रोसीजर्स को ठीक तरीके से डिजाइन करना, ऐसे डिजाइन करना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी फ्रॉड डिटेक्ट करने की नहीं थी। तो जनाब ये फ्रॉड डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है? कंट्रोल डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है?
मैनेजमेंट की। अब मुझे बताए जहां राइस का ऑडिटर है क्या वो आके बताएगा कि कंपनी सेल किस तरह से करे, कंपनी एडमिशन किस तरह से करे, कंपनी रिकॉर्डिंग किस तरह से करे? कौन बताएगा? कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ही बताएगी कि भाई कंट्रोल किस तरह से अप्लाई करने चाहिए। बस सिंपली यही है जी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई समझ? ऑडिटर को डाटा किसने देना होता है? वही बात। प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, यानी सिंपल सी बात है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड है वो किसने देनी है? मैनेजमेंट ने। जरा सा रिकॉल करें जी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर को जो चीज रिक्वायर्ड है डाटा वो देना। फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड डिटेक्ट करना। हाँ जी आप तो ये दरमियान में पीछे, हाँ जी आप। और क्या जिम्मेदारी है? इंटरनल कंट्रोल्स को डेवलप करना। भाई फिर रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? फ्रॉड डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? इंटरनल कंट्रोल डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर को डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। क्या जुबानी याद करने की जरूरत है इसको? नहीं। रट्टा लगाने की जरूरत है? नहीं। ज़हन में 4 की कंपोनेंट्स होने चाहिए, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डाटा प्रोवाइडिंग। ये 4 काम किसके हैं? मैनेजमेंट के करने हैं। आगे मीनिंग ऑफ द एश्योरेंस है जी, ये आपने फीलर ये नहीं लेना कि हम इतनी चीजें इकट्ठी पड़ी जा रहे हैं और जनाब हमने तो इतना सारा कुछ कर लिया है। आगे ऐसे नहीं होगा। सिर्फ चैप्टर 1 के लिए ये था, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं चैप्टर 1 के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। आप पढ़ें, अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज स्पीड तेज में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर 1 अगर सिंपल बात की जाए तो 6 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट नहीं किया, तो 6 आवर की लर्निंग है। तो इसलिए ये मैंने इसलिए आपको दरमियान में कहा था कि आप जाके बुक को ओपन कर लें। आप जब मैंने बुक ओपन करने को कहा था, किसने ओपन की थी बुक? तो फिर तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। स्पीड तेज तो नहीं लग रही? मैंने तो कितनी चीजें बीच में से क्या कर दी हैं? क्रॉस लगवा दी हैं। आगे चलेंगे। एश्योरेंस मीन कॉन्फिडेंस। इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एन एश्योरेंस फर्म इज एंगेज बाय वन पार्टी। हु इज वन पार्टी? हु इज वन पार्टी? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, टू गिव एन ओपिनियन ऑन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? Financial statements that has been prepared by another party. Who has prepared? Management. The opinion is expression of assurance about the information that has been reviewed. It assurance to party that hired the assurance firm. ये hired the assurance firm ये कौन है? Auditor. ये बात समझाइए। अगर component of assurance की बात की जाए तो component of assurance में क्या क्या चीजें आएंगी? Financial statements, piece of information, 3-party relationship, शेयर होल्डर, डायरेक्टर और ऑडिटर। अच्छा, फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ रूल यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर क्या करता है? एविडेंस ऑब्टेन करता है। ये सारे क्या हैं? ये कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस है। ये एश्योरेंस देने के लिए हमें ये चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिट एंड रिव्यू। रिव्यू में कौन सी एश्योरेंस होती है? लिमिटेड होती है। और ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस होती है? ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस होती है? रीजनेबल एश्योरेंस होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज वन फॉर्म ऑफ द एश्योरेंस। विदाउट एश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर द शेयर होल्डर मे नॉट एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन। ये हमने बड़ा डिटेल उस फ्लो चार्ट में बात डिस्कस की थी, बेशक याद ना करें इसको। नीचे आ जाएं। अब आ जाएं टाइप के ऊपर से बात नहीं, बड़ा जरूरी था जो पढ़ लिया। लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं जी कि हमारे पास 2 है लेवल, रीजनेबल है और लिमिटेड है। ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म। तो हम वहां पे लिमिटेड में कौन सा होता है? नेगेटिव फॉर्म होता है। रीजनेबल में कौन सा होता है? पॉजिटिव फॉर्म। मैंने पूरा टेबल बना के आपको समझाई थी एक चीज, ये सारी बातें वही लिखी हैं। अब इसकी रीडिंग आप कर लीजिएगा, टाइम हो गया, आज की क्लास खत्म। आगे आपने रीडिंग करनी है। मैं चैप्टर के अंदर जो अभी चीजें नहीं पढ़ी वो कल डिस्कस आपके साथ कर लूंगा। आज वाला मैं कह दूंगा। 5 लेक्चर्स तो हैं आपके अवेलेबल। 5वां फेसबुक पे अपलोड हो गया था, वहां से देख लें। आज की मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आज का भी ये जो है ना लेक्चर, क्योंकि आज हमारा बेसिकली डायरेक्शन आज हमारी जो है ना वो क्लियर हुई है। किसी का सवाल जी? पहली दफा होती है, बाद में फिर चेंज आता रहता है। वो चेंज किस तरह से आएगा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में है।
जी एनी अदर सवाल, कोई क्वेश्चन? खुल के बोलें बेटा, आज के बाद डायरेक्शन यही होगी जिस तरह से पढ़ रहे हैं हम। अगर कोई चेंज चाहते हैं, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, तो बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, आप बता सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और फीडबैक से मैं, वो नेगेटिव फीडबैक से मैं घबराता नहीं हूं। जी बिल्कुल पढ़ना है। डे एंड पे मैं उसी दिन बता दूंगा कि आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बुक के ऊपर मार्क कर लें, और अगले दिन हम रीडिंग कर लेंगे उसकी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये करना वैसे ही है। वैसे चैप्टर 1 तक बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने थे पूरे, अब पहले 6 लेक्चर्स में हमने क्या किया, सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया, डायरेक्शन डिस्कस किया, हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया। ओवरऑल डायरेक्शन थी 6 लेक्चर्स में। अब उस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, चैप्टर 1 का जो 90% पोर्शन वो कवर हो गया उसमें। आगे चैप्टर 2 है, हम पहले चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे कि इस जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या क्या कंसिडरेशंस हैं। वो पहले लिखता हूं, ये 4 कंसिडरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट लेटर है, तो उसमें पहले आता है प्रीमाइज क्या होता है, फिर उसमें चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, बिकिनी, इसमें हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, इसमें रिकरिंग एंगेजमेंट है तो फिर किस तरह से डील करना है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह से डील करना है। ये 4 टॉपिक हमारे चैप्टर 2 का पार्ट है। हम फिर उसको 2 इसमें डिवाइड कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये पहले 2 टॉपिक 3 दिन में होंगे, अगले 2 टॉपिक 2 दिन में होंगे। अब आपको ये पता है कि हमने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है और उसमें हमारे कितने दिन की लर्निंग है, तो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड होगा। अब आपको टॉपिक का पता है, आपको चैप्टर का पता है, आपको लर्निंग आउटकम का पता है, आप उसके मुताबिक जाके घर जाके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सम टाइम ये होता है कि जब कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हो रहे होते हैं तो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, और डेली हमारी क्लास 10 मिनट ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो अभी तो शुक्र है कोई आगे फर्दर क्लास नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज ये बड़ा प्रॉब्लम बनता है। हमारा सिलेबस इंशाल्लाह 80 से 85 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मुश्किल होती है। वो जब बिल्डअप हो जाते हैं तो फिर आगे चीजें आपको फौरन समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह। मेहनत आपकी है, कोशिश मैं कर दूंगा समझाने के लिए, आगे गुड़ आपने डालना है, मेहनत आपने करनी है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे इतने अच्छे पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेस्ट इंशाल्लाह हर वीक हुआ करेगा, नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इसलिए टेस्ट मैं इस वीक में नहीं करवा रहा क्योंकि अभी तो हमसे ओरिएंटेशन आज कंप्लीट की है। तो जब हमारी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम जब चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हम 1 बाय 1 अपने लर्निंग को अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू कर देंगे। जी टेस्ट दिन वो डिसाइड होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल मंगल का दिन होता है शायद, वो मुझे भी पता नहीं है क्योंकि वो मैनेजमेंट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर रखना होता है, उसके मुताबिक काम होती है। जी और कोई सवाल? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज करेंगे जी, उसके साथ जहां पे जरूरत पड़ी मैं नोट दे दूंगा। और स्टडी टेक्स्ट में सर हर चीज को याद नहीं करना, सिर्फ बहुत लिमिटेड चीजों को याद करना है, बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सारी जो क्रैमिंग की होंगी 2-3% में आपको बता दूंगा, ये क्रैम कर ले। चैप्टर 1 में कोई चीज क्रैम करने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर चीज आपको समझ आ जाती है। एनीथिंग एल्स? ले जी आज की डिस्कशन को फिर हम यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।